हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले। छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एडी करंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बच्चों, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इसके पहले के लेक्चर जरूर देखें, उसके सिवा ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगी, बट वो लेक्चर्स अगर आपने देखी वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फैराडेज लॉ क्या होता है, देन लेंज लॉ, ये सभी बातें आप लोग ज़रूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं एडी करंट एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था, एक मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर की थी। मान लो एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक लूप कंसिडर किया था, एक फ्रेम कंसिडर की थी कुछ इस प्रकार, राइट। ये फ्रेम को हमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अप्लाई की और इसको हम ऐसे मोशन में लेके गए, खींचते गए। तो हमने देखा जब हमने इसको मोशन में लाया तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था और वो ईएमएफ की कुछ डायरेक्शन इस प्रकार थी, मतलब एक अपोज करने वाला ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसमें से करंट फ्लो हुआ। तो करंट फ्लो कब होता है, जब वहाँ पे एक क्लोज पाथ होता है तभी करंट फ्लो होता है, हमें पता है, राइट ना। तो इसको एक क्लोज पाथ यहाँ पे मिला है, तो ये क्लोज पाथ मिलने की वजह से ये करंट फ्लो कुछ इस प्रकार हो रहा है और अंदर कुछ भी नहीं है, एक फ्रेम है। मतलब यहाँ पे पूरे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चेंज इन एरिया की वजह से हम लोग इसको खींच रहे तो एरिया चेंज हो रहा है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रेम की जगह पे हम लोग एक मेटल प्लेट कंसिडर करेंगे। प्लेट मतलब ये पूरा ऐसे भरा हुआ है, ओके। अब क्या होगा, देखो, जब हम लोग इस मेटल प्लेट को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, बट ये ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसको एक पाथ नहीं रहेगा। ये तो तय है कि उसको क्लोज पाथ ही चाहिए, तो वो क्या करेगा, मान लो यहाँ के इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन उनका खुद का एक ऐसा क्लोज पाथ बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे पाथ यहाँ पे जनरेट होंगे। सिमिलरली यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स उनका खुद का एक पाथ बनाएंगे, ऐसे खुद का पाथ बनाएंगे और बहुत सारे क्लोज्ड पाथ्स मतलब सर्कुलर लूप्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। और ये सर्कुलर लूप्स को, जैसे कि हम लोग मान लो वाटर लेते हैं, वाटर में अगर हमने वाटर को ऐसे घुमाया तो वहाँ पे कैसे क्लोज्ड पाथ फॉर्म होता है,
मतलब वहाँ पे हम लोग उसको भौरा बोलते हैं। तो एक भौरा फॉर्म होता है, ठीक उसी तरह उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एडी, उसी को नाम क्या है, एडी। उसकी वजह से ये जो उसके जैसा ही, एडी के जैसा ही यहाँ पे एक क्लोज पाथ फॉर्म होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया एडी करंट। मतलब एक सर्कुलर पाथ में जो करंट फ्लो होता है उसको हम एडी करंट बोलते हैं। तो एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन अ मेटल ब्लॉक व्हेन इट इज प्लेस्ड और मूव इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज एडी करंट। मतलब ये जो सर्कुलेटिंग करंट है इस मेटल ब्लॉक में प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें मूव करो या फिर प्लेस करो, मूव करोगे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तभी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे, एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। अगर लूप होगा तो करंट ऐसे पास होता है, लेकिन जब मेटल होती है, एक प्लेट होती है, तो उसमें ऐसे सर्कुलेटिंग करंट मतलब एडीज फॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट। ओके, लेकिन बच्चों जब ये यहाँ पे मूव होता है, जब ये करंट फ्लो होता है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो करंट फ्लो होता है दैट इज अपोजिट। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके कॉज को अपोज करने का काम ये करंट करता है। हमें पता है, हमने लेंज लॉ स्टडी किया है। और इस अपोजिशन की वजह से यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस्ड इन अ मेटल प्लेट ऑल्सो। तो ये हीट एक्चुअली बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, तो इसको रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये हीट हमें लॉस जो हो रही है उसको रिड्यूस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। तो अगर करंट बढ़ेगा तो ये जो पावर है वो भी बढ़ेगी, करंट कम होगा तो पावर भी कम होगी। तो कुछ भी करके हमें जो ये पावर मतलब जो हीट रेडिएट हो रही है उसको कम करना है। तो अगर हम करंट कम करेंगे तो पावर भी कम होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये जो प्लेट है, ये प्लेट इनिशियली ऐसी है। अगर इसी प्लेट को हम स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में, मान लो इसका एरिया इनिशियली कितना है, ए जितना एरिया है, ये प्लेट का एरिया इनिशियली ए जितना है। अगर इसी प्लेट को हम लोग छोटे छोटे एरियाज में ऐसे स्लॉट्स में डिवाइड कर दें, मतलब ये जो प्लेट है जिसका एरिया ए है, इसको हम ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर दें। ऐसे मान लो इसको ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड किया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी पावर है वो कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? देखो इसका एरिया इनिशियली ए था, अब इसका एरिया क्या हुआ, कम हो गया, एरिया डिक्रीजेस। एरिया डिक्रीज होने की वजह से जो आर है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। एरिया डिक्रीज होने की वजह से एरिया डिक्रीज हुआ तो ये डिवाइड बाय है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। एरिया डिक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और करंट डिक्रीज हुआ इसका मतलब इसका स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। और ये डिक्रीज होने की वजह से जो है पावर कम होगी, मतलब कम हीट रेडिएट होगी। ऐसे हम लोग इसको, तो जितने भी आपको पोर्शंस दिखाई देंगे जहाँ पे हम लोग एडी करंट यूज़ करते हैं वहाँ पे उसको उसका एरिया जो है वो कम रखा जाता है ताकि उससे कम एडी करंट जनरेट हो और कम हीट लॉस हो। उसकी वजह से बहुत जगह पे इसका यूज है, एप्लीकेशंस भी देखेंगे, यूज कहाँ पे है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आपके बुक में और एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली है। एंड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने एक रॉड को स्विंग किया है। स्विंग किया है मतलब एक ऐसा, मान लो एक ऐसा रॉड लिया, इस रॉड को यहाँ पे पिवोट कर दिया और इस रॉड को ऐसे मूव किया। ऐसे मूव करने के बाद क्या होगा, देखो जब ये रॉड यहाँ से पास होगा तो इनिशियली यहाँ पे फ्लक्स बहुत ज़्यादा था, जब यहाँ एंटर करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, मतलब फाई इंक्रीज हो रहा है तो ये रॉड क्या करेगा, इस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और उस प्रकार उसमें करंट जनरेट करेगा, राइट ना। तो इसमें करंट इंड्यूस होगा कुछ इस प्रकार,
बहुत सारे एडी करंट यहाँ पे जनरेट होगा। तो एडी करंट जनरेट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन। एडी करंट जनरेट होगा मतलब वहाँ पे हीट डिसिपेट होगी। इसका मतलब यहाँ मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा, हीट एनर्जी में होगा। तो बहुत सारे मैकेनिकल एनर्जी धीरे 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 कम होती जाएगी और हीट एनर्जी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसे आएगा कि पूरी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसकी वजह से ये जो रॉड है जो पिवोट हो रहा है, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, तो उसकी धीरे धीरे एनर्जी कम होगी कम होगी कम होगी और एंड में उसका स्पीड बहुत ही स्लो होगा और वो रुक जाएगा। इसका मतलब उसकी पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एरिया कम कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे स्लॉट्स बना के उसका एरिया कम कर देते हैं ताकि हीट डिसिपेट ना हो और पूरी के पूरी पावर यूटिलाइज हो। ऐसे उसका मीनिंग है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने और भी एक एग्जाम्पल दिया है पेंडुलम का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसके ऊपर एक क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन पहले बताती हूँ, उसके बाद हम लोग उसको कैसे एक्सप्लेन करना है बताती हूँ। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इफ अ कॉपर डिस्क स्विंग बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट द पेंडुलम कम्स टू रेस्ट वेरी क्विकली, एक्सप्लेन द रीजन व्हाट हैपन्स टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम। इसका मतलब क्या, देखो दो मैग्नेट्स रखे हैं ऐसे, और मान लो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, और दो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉपर डिस्क रखी है कुछ इस प्रकार, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ रहेगी कुछ इस प्रकार। तो जब इनिशियली ये कॉपर डिस्क जो है वो इनिशियली इसके अंदर है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में है। तो यहाँ फ्लक्स ज़्यादा होने की वजह से उसमें ईएमएफ अभी तक इंड्यूस नहीं हुआ, अभी तक वो रेस्ट पोजीशन पे है, राइट ना। जब हम इसको मूव करेंगे तो ऑसिलेट करने के बाद क्या होगा, ये प्लेट इधर आएगी, डिस्क इधर आएगी, फिर उधर जाएगी, इधर आएगी, फिर उधर जाएगी। अगर विदाउट यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम उसको ऑसिलेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट होती रहती है, मतलब क्योंकि उसको अपोज करने वाला कोई करंट ही नहीं होता, अपोज करने वाला कुछ भी फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ मैग्नेट रखने की वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गई और फ्लक्स बहुत ही ज़्यादा है। जब वो डिस्क इधर आएगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, राइट ना। फ्लक्स डिक्रीज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, और हमें पता है जहाँ पे चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से एडी करंट जनरेट होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो प्लेट में, क्योंकि ये भी एक प्लेट है, तो यहाँ पे एडी करंट जनरेट होगा। एडी करंट जैसे ही जनरेट होगा तो क्या होगा, हीट डिसिपेट होने लगेगी, मतलब वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी। सो ये एक रीज़न है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी जो इसको मिल रही है वो एनर्जी का कन्वर्जन अभी हीट एनर्जी में हो गया, हीट लॉस हो रही, उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसका स्पीड रिड्यूस्ड होगा। ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि जैसे यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर एडी करंट जनरेट हो रहा है, ये भी है। और दूसरा वो इस साइड आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो कॉज को क्या करता है, अपोज करने का काम करता है, और कॉज को अपोज करने की वजह से उसको अपोजिशन मिलता है, एडी करंट जनरेट होता है तो उसको अपोजिशन मिलता है और धीरे 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 उसका स्पीड कम होते जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे थ्योरेटिकल फॉर्म में, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, देखो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, व्हाइल स्विंगिंग व्हेन द कॉपर डिस्क इज इन द मीन पोजीशन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉपर डिस्क इज वेरी मैक्सिमम। ये पहला पॉइंट आएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आएगा, एज द प्लेट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, प्लेट जैसे ही ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड वो डिक्रीज होते जाएगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ड्यू टू दिस induced current is set up in the copper plate in the form of closed loop। उसकी वजह से वहां पे induced current सेटअप होगा। This current oppose the oscillatory motion of the copper plate and this current are eddy current। okay, थर्ड पॉइंट लिखोगे, this induced current is also responsible for the transfer of the mechanical energy of the pendulum into heat energy। एडी करंट की वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में होगा, विच इज देन डिसिपेटेड इन द सॉलिड प्लेट, मेक इट वार्म। ओके, ऐसे आप लोग इसका आंसर लिखोगे।
उसके बाद अभी देखते हैं इस एडी करंट के एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहला एप्लीकेशन है डेड बेड गैल्वेनोमीटर। ऑलरेडी हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर स्टडी किया, उसमें हमने देखा कि उसको एक जो कॉइल है उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था। मतलब कुछ ऐसे हमने 2 मैग्नेट्स रखे थे, राइट ना, और उसके अंदर एक कॉइल रखा था। कॉइल के यहाँ पे पॉइंटर होता है, तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा, मान लो ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, मतलब यहाँ तक जाएगा। मान लो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर जितना करंट इसको दिखाना है। तो अगर इनकेस मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो क्या होता, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड ये जो पॉइंटर यहाँ से निकलता तो वो उसको मोशन मिलने के बाद, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसको मोशन मिलने के बाद वो रुकता नहीं, आगे चलता। हालांकि करंट 1 मिली एम्पियर ही होता, बट वो 1 मिली एम्पियर के आगे जाता क्योंकि उसको कोई अपोजिशन ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है और इसको कॉइल को एक मेटल प्लेट के अराउंड उसको रखा जाता है। कॉइल के अराउंड एक मेटल प्लेट रखी जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, देखो जब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जैसे मूव करेगा, मूव करने की वजह से यहाँ पे एडी करंट जनरेट होगा और एडी करंट जनरेट होने के बाद ये 1 मिली एम्पियर तक जाएगा और वो अपोजिशन की वजह से वो 1 मिली एम्पियर के वहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे एडी करंट इंड्यूस्ड हुआ। बस इतना आपको लिखना है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में बताना है। ऐसे यूज होता है डेड बेड गैल्वेनोमीटर में एडी करंट का। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन जैसे स्पीडोमीटर, इंडक्शन मोटर, सेकेंड एप्लीकेशन उसका सबसे बड़ा यूज है स्पीडोमीटर। जैसे अपने गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, सेम उसी तरह जहाँ वहाँ पे भी तो पॉइंटर है, उस पॉइंटर को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे एडी करंट का यूज करते हैं। और इंडक्शन मोटर और बहुत जगह पे यूज होता है। इंडक्शन मोटर फैन में यूज होता है क्योंकि वहाँ हीट जनरेट होती है और अगर वो हीट लॉस रिड्यूस करना है तो उसके लिए हमें वहाँ पे एडी करंट, मतलब इंडक्शन मोटर का यूज करके एडी करंट जनरेट किया जाता है और हीट लॉस जो है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो ये भी उसका यूज है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक ब्रेक, मतलब जो ट्रेन के लिए यूज किए जाते हैं। इसी को इंडक्शन ब्रेक भी कहा जाता है। ये किसके लिए यूज होते हैं, इंडक्शन ब्रेक, ट्रेन रुकाने के लिए। तो मान लो ट्रेन का ये व्हील है, ये व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है, कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये इसको रोकने के लिए वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। जो पटरी होती है रेल की पटरी, उसके वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, राइट, नॉर्थ टू साउथ। तो जैसे ये व्हील यहाँ घूमता हुआ आएगा तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अंदर जाने के बाद उसकी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में होगा। मतलब यहाँ एडी करंट जनरेट होगा। एडी करंट जनरेट होने की वजह से उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो रिड्यूस्ड होती जाएगी और मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस होने की वजह से वो जो व्हील है वो घूम रहा था उसका स्पीड धीरे 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 कम होगा क्योंकि अपोजिशन आ गया, उसकी वजह से वो धीरे धीरे रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे उसका इलेक्ट्रिक ब्रेक में उसका यूज होता है। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन है इसका इंडक्शन फर्नास। इंडक्शन फर्नास मतलब क्या कि मेटल को मेल्ट करने के लिए एक फर्नास होता है, उसको इंडक्शन फर्नास कहते हैं। मान लो एक यहाँ पे हमने एक चैम्बर लिया, उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स है, इन मेटल्स को हमें क्या करना है, मेल्ट करना है। तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसको रोटेट किया जाता है। रोटेट करने के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर एक मेटल में क्या जनरेट होगा, एडी करंट जनरेट होगा। एडी करंट जनरेट होने के बाद उसको और इंक्रीज किया जाता है, किया जाता है। वो धीरे धीरे इतना इंक्रीज होता है कि उसकी हीट बहुत ही बढ़ जाती है और हीट बढ़ने की वजह से वो जो मेटल है वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होता है और एट द एंड वो पूरा मेल्ट होता है ड्यू टू बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे उसका यूज होता है इंडक्शन फर्नास में। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है एडी करंट के। तो एक छोटा सा टॉपिक दिया है आपके बुक में, बस अभी इसका थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा, इसके ऊपर डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल है पूरा, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, एडी करंट। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक सेपरेट टॉपिक लाएंगे, दैट इज द सेल्फ इंडक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं।
तो वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी। आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।